हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 29 ऑफ जून के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट्स मैंने देखे, मैं लगातार कमेंट्स भी लेता रहता हूँ। तो काफ़ी स्टूडेंट का यह भी कहना था कि सर पैनल पर वापस कब से लाइव क्लास शुरू होगी। तो देखिए, इसके लिए 2-3 दिन का समय लग सकता है। तब तक आप स्क्रीन रिकॉर्डर में करंट अफेयर को कंटिन्यू कीजिए। आपके लिए देखिए, करंट अफेयर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी फॉर्मेट में हो। तो यहाँ पर करंट अफेयर को आप डेली वॉच कीजिए, पूरा देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपके लिए इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल है। तो आइए 29 जून के करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हैं और बिना देर किए सबसे पहले करंट अफेयर पर चलते हैं। साहित्यिक योगदान के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो पेन पिंटर अवार्ड 2024, जो कि देखिए साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, 2024 में दिया गया है अरुंधति रॉय को। आंसर हो जाएगा आंसर सी। अरुंधति रॉय को ये जो अवार्ड है, उनकी निडर साहित्य में उनके योगदान के लिए दिया गया है। देखिए, डिटेल जान लेते हैं। तो 27 ऑफ जून को ब्रिटिश लाइब्रेरी ने भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को पेन पिंटर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया। आपने अरुंधति रॉय का नाम काफ़ी बार सुना होगा, काफ़ी सुर्खियों में रहती है फ्रेंड्स। इनका जन्म भारत के मेघालय राज्य में हुआ था और 1997 में इनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें बुकर प्राइज भी दिया जा चुका है। ये एग्जाम में काफ़ी पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इस फैक्ट को नोट कर लीजिएगा कि अरुंधति रॉय को बुकर अवार्ड कब दिया गया। तो 1997 में, और किस उपन्यास के लिए? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। यहाँ पर देखिए, अरुंधति रॉय की अदर बुक्स की बात करें तो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, कैपिटलिज्म अ गोस्ट स्टोरी और द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिटी जस्टिस, ये सारी बुक अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिनके लिए इन्हें बुकर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और अब 2024 में अरुंधति रॉय को पेन पिंटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए, इस अवार्ड की बात करते हैं कि अवार्ड क्या है। तो साहित्यिक पुरस्कार है एक प्रकार का, जो कि यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड या फिर जो कॉमनवेल्थ नेशन से उनमें रहने वाले साहित्यकारों को हर साल प्रदान किया जाता है, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में नाटक, पोएम या फिर कोई भी ऐसे या फिर साहित्य में अपना योगदान दिया हो। तो ऐसे साहित्यकार को पेन पिंटर अवार्ड दिया जा सकता है। ब्रिटिश लाइब्रेरी हर साल इस अवार्ड को प्रदान करती है और इसकी शुरुआत 2009 में की गई थी। नोबेल अवार्ड विनर नाटककार हैरोल्ड पिंटर की याद में हर साल पेन पिंटर अवार्ड दिया जाता है। 2024 में किसे दिया गया? क्वेश्चन ये था, तो ये दिया गया अरुंधति रॉय को। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन पर आइए। प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, पहला फैक्ट तो ये नोट कीजिए कि हर साल 29 ऑफ जून को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है, देखिए, पीसी महालनोबिस की जयंती के रूप में। आंसर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में एड्रेस किया जाता है, पीसी महालनोबिस की जयंती के रूप में। यहाँ पर पीसी महालनोबिस की बात करें तो ये भारत के बहुत ही फेमस वैज्ञानिक और एक सांख्यिकीविद थे, काफ़ी फेमस थे। तो इनकी जयंती के रूप में इस दिन को एड्रेस किया जाता है। 2024 में इस डे की थीम की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की थीम की बात करें तो यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग 2024 में 29 जून के राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की थीम है। सबसे पहली बार इस डे को 2007 में एड्रेस किया गया था। उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक योजना या फिर नीति निर्माण में सांख्यिकी के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना, लोगों में जागरूकता फैलाना, यह उद्देश्य राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को मनाए जाने का। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की बात करें तो भारतीय सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं। देखिए, सांख्यिकी के क्षेत्र में या फिर विज्ञान के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें 1968 में इंडियन गवर्नमेंट ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो पीसी महालनोबिस को पद्म विभूषण कब दिया गया था? 1968 में। और इनकी याद में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है?
तो 29 जून को। अब आ जाइए, सबसे पहले मैं आपको एसएससी एमटीएस के नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूं फ्रेंड्स। तो आप सभी के लिए देखिए, एसएससी एमटीएस 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 27 जून से फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई। ओके, तो इसे भूलिएगा मत। 18 ईयर मिनिमम एज मांगी गई है, मैक्सिमम एज 25 से 27 ईयर तक है पोस्ट के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा पोस्ट की बात करें तो मल्टीटास्किंग के लिए देखिए 4887 पोस्ट आई है और हवलदार के लिए 3439 पोस्ट रिवील की गई है। तो ये आपके लिए एसएससी एमटीएस का एग्जाम आने वाला है। नोटिफिकेशन आ चुका है फ्रेंड्स, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर आपकी एसएससी की प्रिपरेशन बहुत सही चल रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि एसएससी की जितनी भी एग्जाम 2024 में लाइनअप है उसके लिए आप प्रिपेयर हो चुके हैं, तो आप देखिए अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। इसके लिए आज आपके लिए कोर्स ऑफ द डे में हमारा एसआईपी प्रोग्राम अवेलेबल है, जहां पर देखिए जितनी भी वनडे एग्जाम है नॉर्मली एसएससी हो या रेलवे हो, सभी के लिए 11,000 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ये एसआईपी प्रोग्राम है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आप चेक कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। देखिए, जो अपना प्रॉपर टारगेट सेट नहीं कर पाते उनके लिए 50 डेज का ये कार्यक्रम है, 50 डेज का ये प्रोग्राम है। रोज आपको टेस्ट मिलेंगे जहां पर करंट अफेयर, जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है। सभी के एमसीक्यूज लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर डिजाइन किए गए हैं। तो आप हमारे एसआईपी कार्यक्रम को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस से देखिए 19 रुपीज़ में आपके लिए अवेलेबल है एसआईपी प्रोग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस एसआईपी प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी अगर अदर इशू आता है तो आप कॉल कर लीजिए, हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट अभ्यास का परीक्षण कहाँ किया है? तो देखिए, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जिसे हिट कहा जाता है, इसका हाल ही में परीक्षण किया गया है ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से। आंसर हो जाएगा आंसर ए। अब ये है क्या, इसको आपको समझना पड़ेगा। आपको आंसर तो मिल गया कि परीक्षण कहाँ किया गया, तो परीक्षण किया गया है ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से डीआरडीओ के द्वारा। अब ये जो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का ड्रोन विमान है, मतलब तेज स्पीड से उड़ने वाला एक प्रकार का टारगेट है। सेना की जितनी भी मिसाइल है, जितने भी अदर वेपन्स है, जब उनकी टेस्टिंग करना होगी तो इस विमान को उड़ाया जाएगा, इस ड्रोन विमान को उड़ाया जाएगा और मिसाइल की टेस्टिंग इस पर्टिकुलर टारगेट पर की जाएगी, जो कि उड़ने वाला एक टारगेट है। इसे नाम दिया गया है अभ्यास, जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से। क्लियर? आगे आ जाइए। चर्चित नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा कहां पर स्थापित है? देखिए, नाद प्रभु केम्पेगौड़ा, इनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है बेंगलुरु में, कर्नाटक राज्य में। अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि भारत के पीएम ने 27 जून को देखिए नाद प्रभु केम्पेगौड़ा को उनकी जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। अब नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की बात करें तो इनका स्टैचू का अनावरण भी भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने ही 11 नवंबर 2022 को किया था, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 108 फीट। है कौन ये व्यक्ति, कौन है, इनकी बात करते हैं। तो 16वीं शताब्दी में जो विजयनगर साम्राज्य था, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल हम्पी थी। तुंगभद्रा नदी के किनारे हरिहर और बुक्का ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसी साम्राज्य में 16वीं शताब्दी में एक सामंत थे काफी फेमस, नाद प्रभु केम्पेगौड़ा। इन्होंने ही देखिए बेंगलुरु शहर की स्थापना की थी और बेंगलुरु शहर में पेयजल और कृषि के लिए 1000 से भी ज्यादा झीलों का निर्माण करवाया था। इसीलिए दक्षिण भारत में इन्हें पूजा जाता है। इनकी 108 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसे स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से जाना जाता है। ये एक और फैक्ट नोट कीजिएगा, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी प्रतिमा है किसकी? नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की। कहां पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में। हाल ही में इनकी जन्म जयंती बनाई गई है 27 जून को। निम्न में से किस स्थान पर भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन स्थापित किया गया?
तो भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन की स्थापना की गई है गुजरात के गांधीनगर में। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, गुजरात के गांधीनगर में एक यूनिवर्सिटी है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। इसी में भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन स्थापित किया गया। यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि इंटरनेशनल ओलंपिक समिति ने इसे मान्यता दी है और अभी तक दुनिया में 73 केंद्र ऐसे थे जिनको IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मान्यता दी थी और अब ये 74वां ऐसा केंद्र है जिसकी स्थापना की गई है गुजरात के गांधीनगर में। उद्देश्य की बात करें तो इस संस्था में ओलंपिक को लेकर रिसर्च और शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस केंद्र में स्पेशली देखिए ओलंपिक खेलों में इनोवेशन कैसे किया जाए, क्या इनोवेशन किए जा सकते हैं और इसके अलावा रिसर्च से संबंधित कार्य किए जाएंगे। तो IOC से मान्यता प्राप्त ये 74वां ऐसा केंद्र है जिसे नाम दिया गया है भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन। कहाँ स्थापित किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। आगे बढ़िए। भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने किस वर्ष की अवधि के लिए सार्क देशों के लिए करेंसी स्वैप व्यवस्था पर एक संशोधित फ्रेमवर्क लागू करने का निर्णय किया? देखिए, यहाँ पर करेंसी स्वैप व्यवस्था को हम समझेंगे कि ये व्यवस्था क्या है, ये सिस्टम क्या है। पहले हम ये समझते हैं कि इसका आंसर क्या है। देखिए, भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने हाल ही में 2024 से लेकर 2027 तक के लिए सार्क देशों के साथ करेंसी स्वैप व्यवस्था पर एक संशोधित फ्रेमवर्क लागू करने का निर्णय किया है। ये फ्रेंड्स आज का हमारा फोकस क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमको करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क को समझना पड़ेगा कि ये क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस डील के अकॉर्डिंग दो देश आपस में करेंसी का आदान प्रदान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक है इंडिया, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एक है श्रीलंका। अब इंडिया और श्रीलंका ने आपस में डील कर ली, जैसे कि इंडिया डॉलर श्रीलंका को एक पर्टिकुलर मूल्य पर देगा। जैसे मान लेते हैं कि इंडिया ने डॉलर का रेट फिक्स कर दिया कि भैया 80 रुपये में अगर आप हमको 80 रुपये दे दोगे आपकी करेंसी का, तो हम आपको $1 दे देंगे। अब अगर इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की वैल्यू ऊपर नीचे भी होती है तो भी इंडिया श्रीलंका को 80 रुपये पर $1 प्रदान करेगा। तो जो ये फ्लक्चुएट होते हैं डॉलर के रेट या किसी भी करेंसी के रेट, उसमें स्थिरता लाने के लिए करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क को अपनाया जाता है। दो देशों के बीच एक ऐसा समझौता है जिसमें वे एक दूसरे की मुद्राओं का आदान प्रदान करते हैं। नॉर्मल देखिए, मैंने आपको डॉलर से यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया है, लेकिन ये सभी करेंसी का आदान प्रदान कर सकते हैं, खुद की करेंसी का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। ओके, अब करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क का फायदा क्या होता है किसी भी देश को? तो देखिए, किसी भी देश की इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आती है करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के कारण। यह व्यवस्था आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है, स्पेशली तब जब किसी देश की मुद्रा पर दबाव ज़्यादा हो। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाने में मदद मिलती है और बिजनेस प्रमोशन करने में भी दो देशों के मध्य में मदद मिलती है। तो ये करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क है। भारतीय सरकार और रिजर्व बैंक ने सार्क देशों के साथ 2024 से लेकर 2027 तक के लिए करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क को लागू करने का निर्णय लिया है। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क होता क्या है। इसके बाद हाल ही में यूरोपियन कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन के कार्यकाल में विस्तार किया गया। उर्सुला वॉन डेर लेन का संबंध किस देश से है? देखिए, नाम थोड़ा सा बड़ा है, एक और बार सुनिए। उर्सुला वॉन डेर लेन ये यूरोपीय कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष थी जिसे दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। यह बिलोंग करती है जर्मनी से, तो आंसर जर्मनी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जर्मनी की उर्सुला वॉन डेर लेन को यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया। इनका संबंध जर्मनी से है और यूरोपियन कमीशन की यह 2019 में पहली बार अध्यक्ष नियुक्त की गई थी। अब यहाँ पर यूरोपियन कमीशन का नाम आपने पहली बार सुना होगा कुछ स्टूडेंट ने, तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। देखिए, यूरोपियन कमीशन की बात करें तो ये यूरोपियन संघ का एक आयोग है जो कि यूरोपीय संघ के कार्यकारी निकाय के रूप में देखा जाता है। यूरोपीय संघ के जितने भी दैनिक कार्य हैं उनका संचालन यूरोपियन कमीशन के द्वारा किया जाता है। 27 यूरोपीय आयुक्तों से मिलकर यह बनता है और एक इसका अध्यक्ष होता है जो कि वर्तमान में जर्मनी की वॉन डेर लेयन है। यूरोपियन कमीशन की स्थापना 1958 में की गई थी और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया
27 सदस्य हैं इसके, जो कि यूरोपीय आयुक्त के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कपिल देव। आप जानते होंगे कपिल देव को, काफ़ी फेमस इंडियन क्रिकेटर है फ्रेंड्स। इन्होंने अपने टाइम पीरियड में 131 टेस्ट खेले हैं, 225 वनडे खेले हैं और इसके अलावा 1983 की जो वर्ल्ड कप विनर टीम थी भारत की क्रिकेट में, उसका भी नेतृत्व किया है कपिल देव ने। हाल ही में क्रिकेटर कपिल देव को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वैसे इनके पहले इस पद पर HR श्रीनिवासन थे। इनके इस पद से हटने के बाद कपिल देव को इस पद पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यहाँ पर प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया की बात करें तो भारत में देखिए पेशेवर गोल्फ को गवर्न करने वाली एक नेशनल बॉडी है, जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी। हाल ही में इस संस्था के नए अध्यक्ष क्रिकेटर कपिल देव बनाए गए। हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने यशस्विनी पहल लॉन्च की है? यशस्विनी इनिशिएटिव को शुरू किया है भारत के मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ने। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो इनिशिएटिव है फ्रेंड्स, स्पेशली महिलाओं के लिए है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के छोटे छोटे व्यवसायों को सही तरीके से पंजीकृत करना, सही तरीके से रजिस्टर्ड करना और उन्हें संगठित करना है, ताकि गवर्नमेंट के द्वारा या मिनिस्ट्री के द्वारा आगे चलकर इन महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक रूप से मदद की जा सके। महिलाओं के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए, उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए हाल ही में यशस्विनी इनिशिएटिव को शुरू किया गया। वैसे देखिए इसी मिनिस्ट्री ने एक और पहल की शुरुआत की है, जिसका नाम है MSME टीम योजना। MSME टीम योजना। और इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये जीतन राम मांझी है। जीतन राम मांझी ने हाल ही में MSME टीम योजना की शुरुआत की। इससे देखिए देश में जितने भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं, उन्हें सशक्त बनाया जाएगा और 5 लाख उद्यमों को ओपन MSME नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर लाया जाएगा, जिससे आगे चलकर इन सभी की आर्थिक रूप से गवर्नमेंट के द्वारा मदद की जा सके, सभी को मार्गदर्शन दिया जा सके, प्रशिक्षण दिया जा सके। तो इस तरीके से दो अलग अलग स्कीम से एक है यशस्विनी इनिशिएटिव और एक है MSME टीम योजना। दोनों ही भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन बनी? तो महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली खिलाड़ी बनी है शेफाली वर्मा। आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं इनकी। हाल ही में देखिए चेन्नई के MS चिदम्बरम स्टेडियम में भारत और अफ्रीका के मध्य में टेस्ट खेला गया था, जिसमें शेफाली वर्मा ने 194 गेंदों में दोहरा शतक जड़ा है और इस तरीके से भारतीय महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है शेफाली वर्मा ने। भारतीय खिलाड़ी है, काफ़ी फेमस है, सुर्खियों में भी रहती है, तो इन्हें याद रखिएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमने 29 जून के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझा। अब आ जाइए लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन को यहाँ पर हम एक बार फास्टली रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, नाटो का महासचिव हाल ही में मार्क रूटे को नियुक्त किया गया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस हर साल 27 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य देश पराग्वे बना। आगे आइए, हाल ही में इंडियन नेवी को मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चाफ रॉकेट सौंपा गया। यह रॉकेट DRDO के द्वारा बनाया गया है। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। यह अधिकार प्रेसिडेंट को आर्टिकल 87 के तहत दिया गया है। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज या केग म्यूजियम कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है शिमला में। चर्चित बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटक में स्थित है। भारत और किस देश की वायुसेना ने मिलकर एक्सरसाइज होपेक्स 2024 का आयोजन किया? तो भारत और मिस्र की वायुसेना ने एक साथ मिलकर एक्सरसाइज होपेक्स 2024 का आयोजन किया है। निम्न में से कौन सी यूनियन टेरिटरी या राज्य उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर प्रदेश बना? तो ये लद्दाख है। और लास्ट क्वेश्चन था हमारा, भारत और किस देश के मध्य स्पेस मैत्री मिशन चलाया जा रहा है?
तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में चलाया जा रहा है। ये सभी क्वेश्चन लास्ट डे के करंट अफेयर में हमने डिटेल में समझे थे। अब हम बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। पहले हम ले लेते हैं कल वाले क्वेश्चंस का आंसर, फिर आज के नए क्वेश्चन मैं आपको दूंगा एंड में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में विमेन सिंगल का खिताब जीता है आर्यना सवालेका ने। आईपीएल 2024 में पर्पल कैप जीती है हर्षल पटेल ने। और प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था 2018 में। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और आप सभी का बिल्कुल सही आंसर आया है। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए। भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? चर्चा मेरा गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब की गई थी? तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।